मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज का वरेण्य विषय है कि जट या जाट ही वैदिक युगीन आर्यों के जरित गण के वंशज हैं। मित्रों, वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में रह रहे जट, जट्ट और जाट लोग तथा इराक, बहरीन, कुवैत, सीरिया और अरबियन देशों में बसे जत और जुत लोग एवं मध्य एशिया के जिट और जुटी लोग तथा यूरोप के गेटे, गेटाई, गौथ, ड्यूट, जुट और डच आदि लोगों के सुदूर अतीत में उद्गम स्रोत को तलाशते हैं तो इस वृहत्तर आर्य परिवार का वर्णन विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चूँकि ऋग्वेद का रचना काल ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष तक यानी 500 वर्षों का माना गया है, अतएव आर्यों का आवर्जन और भारत भूखंड पर सुप्रवासन ईसा से 1500 वर्ष पहले हो चुका था। निस्संदेह उस समय तक आर्यों की राजसत्ता, सभ्यता और संस्कृति अपनी उस स्थिति तक पहुंच चुकी थी कि ऋग्वेद की ऋचाओं का लिप्यंकन हुआ और एक ज्ञानमय साहित्य विश्व के सम्मुख आया। वैश्विक मनीषियों की आम सहमति पर ऋग्वेद को बहुत से ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान का संकलन माना गया है, जिससे आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप का बोध होता है। वर्ण और आश्रम व्यवस्था तथा कार्य विभाजन का परिचय मिलता है। आर्य लोग कुलों, गणों और वंशों में विभक्त थे। उनके आपसी संघर्ष और युद्ध तथा मैत्री और विकास की इतिवृत्तात्मकता के सूत्र ऋग्वेद की ऋचाओं में गुथे हुए हैं। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के दिव्य पुरुष हैं, जो युद्ध पर युद्ध लड़कर अनार्यों और आर्येतर जातियों का विनाश करते हैं तथा आर्य सभ्यता का प्रसार करते हैं। इंद्र क्षात्रधर्मी जरित थे, अर्थात यौद्धेय कृषक राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र वसुक्र को जरित कहकर संबोधित किया है। वे जरित गण के राजाओं द्वारा चयनित और इंद्र उपाधि प्राप्त थे। उन्होंने आर्यों के विभिन्न गणों और वंशों की रक्षा और संवर्धन के लिए बहुधा मरुत नामक गण का सैन्य सहयोग लिया था। इस तथ्य के प्रमाण में ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का उल्लेख इंद्र विषयक पिछले वीडियोज में किया गया है। इसे जानने के इच्छुक ऋग्वेद में इंद्र की महत्ता, ऋग्वेद में इंद्र की ऐतिहासिकता और ऋग्वेद में इंद्र का नायकत्व, इन 3 वीडियो को देख सुन सकते हैं। कहना यह है कि मरुत और त्रिस्थ आदि आर्य गणों के साथ जरित गण की चर्चा भी ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में हुई है। स्थान भेद से होने वाले उच्चारण भेद के कारण जरित के 2 अन्य ध्वनि रूप ऋग्वेद में मिलते हैं। एक है जरित्र, दूसरा जरित्री, परंतु इन तीनों ही ध्वनि रूपों का अर्थ समान है। छांदस या ऋग्वैदिक संस्कृत भाषा में जरित, जरित्र, जरित्री की व्युत्पत्ति जर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति की स्तुति। अतएव जरित शब्द का अन्वयार्थ हुआ प्रकृति की स्तुति करता अथवा प्रकृति के गुणों का गान करने वाला। प्रकृति का गुणगान वही कर सकता है जो प्रकृति के मूल गुण, कर्म, स्वभाव और तात्विक शक्तियों का ज्ञाता हो। अतः जरित इस भूमंडल पर वे सबसे प्राचीन आर्यगण थे, जिन्होंने नित्य परिवर्तनशील परंतु शाश्वत प्रकृति के मूल की रहस्यमयी परंतु परम शक्तियों को पहचाना और पंचभूत को समझा, अर्थात जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की तात्विकता का महत्व जाना एवं इन पंच तत्वों का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले कृषि करना सीखा।
जरित आर्यों द्वारा कृषि कर्म का आरंभ मानव सभ्यता का एक क्रांतिकारी कदम था। जब वे घुमक्कड़ चरवाहे का जीवन त्याग कर अपने खेतों पर निवास बनाकर बसने लगे तथा ग्रामीण सभ्यता के जनक कहलाए। जीवन यापन की निश्चिंतता होने के कारण जरित आर्यगण का चिंतन और अन्वेषण प्रज्ञा दूसरे क्षेत्रों की ओर उन्मुख हुई। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत व्याधियों से मुक्त होने के लिए उन्होंने पादप जगत से फूल, पत्तियां, बीज, जड़ और बतकल आदि लेकर औषधियां बनाई, जिससे कालांतर में आयुर्वेद का जन्म हुआ। जरित आर्यों द्वारा आविष्कृत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। जरित गण में से जिन प्रज्ञावानों ने परमात्मा और जीवात्मा पर सूक्ष्म चिंतन कर अविज्ञेय सत्य का उद्घाटन किया और पराविद्या आध्यात्म का प्रकाशन किया, वे जरित जन ब्रह्मवेत्ता या ब्राह्मण कहलाए तथा उन्होंने ही वैदिक धर्म की स्थापना करने में जीवन लगाया। जरित गण में से जिन बाहुबलियों ने अन्य मानव जातियों पर आक्रमण कर भूमियों पर आधिपत्य किया तथा उन्हें परतंत्र कर राज्यों की स्थापना की, वे जरित जन क्षत्रिय कहलाए। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के आते आते 4 तरह के जरित दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, केवल कृषि कार्य करने वाले जरित या किसान। नंबर 2, जड़ी बूटियों आदि से चिकित्सा करने वाले अर्थात वैदक। नंबर 3, अपरा विद्या आध्यात्म का क्रमिक विकास करने वाले ऋषि मुनि अथवा ब्रह्मवेत्ता या ब्राह्मण। नंबर 4, राज्य स्थापना करने वाले क्षत्रिय वर्णस्थ योद्धा और राजागण आदि। इन चारों ही प्रकार के जरितों में भूमिपति होना सामान्य बात थी, क्योंकि कृषि कार्य और पशुपालन आधारभूत कर्म था। चाहे वह जरित व्यवसाय से वैदक हो, चाहे प्रवृत्ति से ब्रह्मचिंतक हो, या चाहे क्षत्रिय योद्धा ही क्यों न हो। मुख्यतः कृषिजीवी होने के नाते जरित आर्यगण ने भारत भूमि पर आवर्जित होकर वनों को काटकर नई भूमियों को तोड़ा, उन्हें गायों का गोबर डालकर उर्वरा और कृषि योग्य बनाया तथा अपने खेतों के बीच बसकर ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। जरितों के बारे में ऐसे ही सत्य ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं द्वारा प्रमाणित होते हैं। आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पहले अध्याय के दूसरे सूक्त की दूसरी ऋचा में जरितारः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जरित लोग। ऋचा इस प्रकार है: वायो उक्तभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः सुत सोमा अहरविद। अर्थात, हे अत्यंत बलशाली ईश्वर, विज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त होने वाले, औषधि आदि पदार्थों के रस को उत्पन्न करने वाले जरित लोग आपको साक्षात करने के वेदोक्त स्त्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। इसी प्रथम मंडल के 6ठे अध्याय के तीसरे सूक्त की 10वीं ऋचा में जरित लोगों को ईश्वर के प्रति आशान्वित कहा गया है। तम त्वा वयम विश्ववारा सस्यामहे पुरुहूत सखे बसो जरित्रिभ्या। अर्थात, विश्व को बहुविधि सिद्ध करने वाले, सबके द्वारा स्तुत्य, सब में बसने और सबको स्वयं में बसाने वाले, सभी के मित्र जगदीश्वर, पहले की भांति हम जरित लोग आपसे सब प्रकार की आशा करते हैं। इसी प्रथम मंडल के 6ठे अध्याय ही के तीसरे सूक्त की 15वीं ऋचा में धर्म सेवी जरित लोगों की कामना पूर्ति का वर्णन किया गया है। यददुव शतकृत्वा कामं जरित्राणाम ऋणोरक्षम न शचीभि। अर्थात, हे शत कल्याणकारी कर्म किए हुए इंद्र,
आप हमारे रथ रूपी जीवन के पहिए की धुरी के समान हैं। स्तुति करता जरित लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस ऋचा में रथ और धुरी की उपमा जरितों के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। यहाँ ये टिप्पणी योग्य है कि जरित आर्यों के रथों के पहियों में आरे लगे हुए होते थे, जिस कारण वे पठारी, मरुस्थली और दलदली भूमि पर आसानी से दौड़ सकते थे। प्रथम मंडल के ही दूसरे अध्याय के 38वें सूक्त की 5वीं ऋचा में जरित को राजा और प्रजा संबोधित कर दीर्घ आयुवान कहा गया है। ऋचा इस प्रकार है: मावा मृगो न यवसे जरिता भूत जोषा पथा यमश्च गादुप। अर्थात, हे जरित राजा और प्रजा, जैसे मृग आदि पशु जौ खाकर सुख प्राप्त करते हैं, वैसे ही आप लोग युक्ति पूर्वक आहार विहार कर पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर शरीर त्यागे, अर्थात वयोवृद्ध होकर ही मृत्यु को प्राप्त हों। इस ऋचा में ऋचाकार ऋषि के कथन का आशय ये है कि जरित राजा और उसकी प्रजा हिरण आदि शाकाहारी पशुओं के समान निरामिष भोजी हैं, इसीलिए दीर्घ आयु होने की कामना की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे अध्याय के 46वें सूक्त की 12वीं ऋचा में जरितों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋचा दृष्टव्य है: तत्तदिद अश्विनो रवो जरिता प्रतिभूषति मदे सोमस्य पिप्रतो। ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम भाग में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस ऋचा का भाष्य इस प्रकार किया है कि जो जरित प्रबुद्ध राजसभा और सेनापति से संचालित राज्य में आनंद युक्त व्यवहार में जिस रक्षा आदि गुण कर्म से अलंकृत होता है, उससे समस्त जन सुखी होते हैं। आशय यह है कि ऋग्वैदिक काल में जरित ही राजा, जरित ही सभासद, जरित ही सेनापति और जरित ही सैनिक होते थे। तभी तो कहा गया है कि जरित लोगों के उत्तम कार्य व्यवहार और सबकी रक्षा के कृत्य करने से ही सारी प्रजा यानी जरितों के साथ आर्येतर प्रजा भी सुखी होती है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी प्राणी जरितों के सदक्रियाशील हुए बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रथम मंडल के चौथे अध्याय के 53वें सूक्त की तीसरी ऋचा में देवराज इंद्र से जरित गण की भांति कामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है। ऋचा ये है: सचिव इंद्र पुरु कृत दुममम तवेदिद्मम अभियश्वते किते वशु अतः संग ग्रह्या विभूत आभर त्वायते जरितु कामम मुनई। इस ऋचा में ऋचाकार इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे बहुत से सुखों के दाता, विद्या के प्रकाश से युक्त ऐश्वर्यवान और प्रशंसनीय इंद्र, आप इस भूमि आदि अचल धन संपदा के सब प्रकार से सहायक हैं तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। जिस पुरुषार्थ के कारण आप जरित लोगों की इष्ट सिद्धि को पूर्ण करते हैं, उसी पुरुषार्थ के कारण आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। इस ऋचा से आर्यों के राजनायक और दिव्य पुरुष इंद्र की जरितों के प्रति उदारता और कृपालुता की गंध आती है। कुछ इसलिए भी इंद्र जरितों के प्रति उदार और कृपालु रहे होंगे क्योंकि जरित उनकी वह अन्नदाता प्रजा थी जिनके पुत्र सेना में भर्ती होकर सर्वविजयी होते थे। दूसरे इंद्र स्वयं भी जरित थे, यानी शास्त्रधर्मी राजसी कृषक। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ही 5वें अध्याय के 63वें सूक्त की दूसरी ऋचा में आर्यों के जरित गण के लिए कथन आया है कि विद्वानों का सत्कार करने वाले जरित गण पराक्रमी इंद्र के भुजबल के आश्रय से वज्र को धारण करते हैं। ऋचा इस प्रकार है: आ यद्दरी इंद्र विव्रता वेरा ते वज्रे जरिता बाहोर्वर्धत येन
अविर्हयात कृतो अभित्रान पुरुषणासी पुरुहूत पूर्व्या। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया भाष्य ये है कि हे दुष्ट बुद्धि और पाप कर्मों से रहित विद्वानों से सत्कार पाने वाले इंद्र, आप नाना प्रकार के नियमों को निर्धारित करने वाले हरि नामक अश्व पर अश्वारोही होकर वज्र के प्रहार से शत्रुओं को मारते हो, उनके बहुत से नगरों को जीत चुके हो। जरित लोग आपकी भुजाओं के बल के आश्रय से वज्र को धारण करते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंडल की इन कुछ ऋचाओं के साक्ष्य से सिद्ध होता है कि जरित आर्यों का एक प्रमुख गण था जो कृषि जीवी और पशुपालक था। जरितों में से ही ईश्वर, धर्म और आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने वाले लोगों से ब्राह्मण वर्ण का जन्म हुआ। जिन जरितों ने युद्ध करके राज्यों की स्थापनाएं की और उन्हें सुरक्षित रखते हुए संचालित किया, वे राजन्य और क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित हुए। कर्म पर आधारित इन दोनों ही वर्णों का उद्गम आर्यों के जरित गण से भी हुआ है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पश्चात जब वैदिक सभ्यता का सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, तब कर्म आधारित वर्ण जन्म आधारित जातियों में बदल गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय और जरित जातियां कहलाने लगी। परिणामतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जरितों से पूर्णतः पृथक जातियां बन गई। अनार्य और आर्येतर जातियों से भौतिक और मानसिक संसर्ग होने के कारण आर्यों में ऊंच नीच की अवधारणा से एक के बाद एक अनेक विभाजन होते गए और ब्राह्मणों से कई जातियों उपजातियों का जन्म हुआ। क्षत्रिय भी समय के साथ बदलते गए और आज खत्री नाम से जाने जाते हैं। ईसा से 3 शताब्दियों पूर्व तक, यानी सिकंदर के भारत आगमन के समय तक, खत्री ही की पहचान क्षत्रिय के रूप में थी। इसलिए सिकंदर के इतिहासकारों ने उसे जथरी लिखा है, जो क्षत्रिय का यूनानी उच्चारण था। मुगल काल में खत्रियों को राजपूतों की तुलना में निम्न कोटि का क्षत्रिय माना गया। इस अपमान से बचने के लिए खत्रियों ने सैन्य कर्म त्याग कर आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कृषि के साथ साथ व्यापार करना आरंभ कर दिया था। अतएव आज वे अच्छे व्यापारी हैं। जरित भी समय के साथ वंशों और गोत्रों में विभक्त होकर एक जाति कहलाने लगी हैं। आज वे पंजाब में जट और भारत के अंतर्भाग मध्य भाग में जाट कहलाते हैं। मित्रों, इस विषय का ये पहला ही वीडियो है। विषय की पूर्णता के लिए क्रमानुक्रम से कई वीडियोस का प्रकाशन जारी रहेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। नमस्ते।